बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल आरएलसी सीरीज सर्किट। कौन सा? पैरेलल आरएलसी सीरीज सर्किट हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या था? पैरेलल पैरेलल नहीं, सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल आरएल रेजोनेंस सर्किट पढ़ने वाले हैं। सही है। तो इससे रिलेटेड पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट से रिलेटेड हम हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इमडिकेट नमजीटा, या अपने सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम हर बेसिक पॉइंट और हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब आर का मतलब क्या है? रेजिस्टर। एल का मतलब क्या है? इंडक्टर। सी का मतलब क्या है? कैपेसिटर। एक ऐसा सर्किट, और हमने क्या करना है? जिसमें हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को क्या करना है? पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल कनेक्ट करना है। और चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। हमने क्या करना है? एक एसी सोर्स को क्या करना है? एसी, या पर आप ये भी लिख सकते हो एसी। हमने क्या करना है? एसी आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ना है। हमने क्या करना है? एक एसी सोर्स को, एसी सोर्स का मतलब क्या है? ऐसा सोर्स, एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा जरिया जो एसी करंट प्रोवाइड करे, जिस तरह एसी जनरेटर। सही। तो यहाँ पर एसी सोर्स हमने लगाया। एसी सोर्स कोई भी चीज हो सकता है, जिस तरह एसी जनरेटर जो हमें क्या करे? एसी करंट प्रोवाइड करे, उसको हम क्या नाम देते हैं? एसी सोर्स। तो आपको क्या टॉपिक का समझ आए कि क्या है आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट? तो जिसमें एक रेजिस्टर कनेक्ट हो, एक इंडक्टर कनेक्ट हो और एक कैपेसिटर कनेक्ट हो। अब याद रखना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कुछ बुक में, याद रखना, कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है? आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और कुछ बुक में, याद रखना, कुछ बुक में सिंपल क्या लिखा हुआ है? एलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो दोनों क्या है? सेम है। दोनों ही के लिए क्या होगा? दोनों अगर आ गया आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तब भी यही एक्सप्लेनेशन, यही पॉइंट, यही डायग्राम होंगे। अगर आ गया सिंपल, क्या आ गया था? सिंपल आरएलसी आ गया था, तो यही एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आ गया था एलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर अटैच हो, और वो किसके साथ अटैच हो? एसी सोर्स के साथ, तब भी यही डायग्राम, तब भी यही एक्सप्लेनेशन, यही, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है? सिंपल, क्योंकि जो ये रेजिस्टर हमने अटैच किया है, ये दरअसल में ये रेजिस्टर किसका है? ये इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए उसको हमने अलग से यहाँ पर ड्रा किया हमने। तो सर्किट क्या बन गया? आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो इसलिए अगर आप रेजिस्टर को कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो, तो तब भी ये क्या होंगे? यही एक्सप्लेनेशन, यही पॉइंट क्या होंगे? सर्किट डायग्राम आप इस तरह भी बना सकते हो। अगर आप रेजिस्टर को नहीं बनाते हो, तो सिंपल रेजिस्टर की जगह यहाँ पर आप क्या कनेक्ट कर सकते हो? डायरेक्ट एसी सोर्स। तब क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। तो आप एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। क्या अगर आ गया नोट्स लिखना है, एमसीक्यू से रिलेटेड आ गया, या इस पर आपने एक्सप्लेन नोट्स लिखना है, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आ गया, तो आरएलसी पैरेलल लिखा हुआ था रेजोनेंस सर्किट, या सिंपल एलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है। आर क्या है? रेजिस्टर। जब हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये रेजिस्टर दरअसल जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टर जो हमने अटैच किया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ये दरअसल में जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने अलग यहाँ से ड्रा किया हुआ। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिसलिए हम उसको नेग्लिजिबल के रिलेटेड ही मान लेते हैं। बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। सही है। तो इसलिए सर्किट डायग्राम अगर इस तरह 3 बने हो या रेजिस्टर कनेक्ट ना हो, तब भी क्या है? सेम। तो सर्किट डायग्राम क्या होगा? आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का सिंपल एक एसी सोर्स होगा जो एसी करंट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। आपने पैरेलल में एक रेजिस्टर अटैच करना है, एक इंडक्टर अटैच करना है, एक कैपेसिटर अटैच करना है। सही है। अगर आप रेजिस्टर अटैच नहीं करते हो, तो आल इंडक्टर और कैपेसिटर अटैच करो, तब भी सर्किट डायग्राम क्या होगा? सेम होगा। सही है। अब एक बात आपने याद रखना है, वोल्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि वोल्टेज में सॉरी, वोल्टेज नहीं, पैरेलल सर्किट में याद रखना, पैरेलल में याद रखना, जिधर भी पैरेलल सर्किट आएगा उसमें वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए जो वोल्टेज रेजिस्टर को मिल रहा है, इंडक्टर को मिल रहा है, कैपेसिटर, इन तीनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। मगर याद रखना, पैरेलल में क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। मतलब करंट डिवाइड होने का मतलब क्या है? करंट सेम नहीं होगा।
करंट सेम नहीं होगा। यहाँ पर जो करंट आएगा, इस पॉइंट पर जो करंट आएगा, रेजिस्टर को जो मिल रहा होगा, इंडक्टर को जो मिल रहा होगा और कैपेसिटर को जो मिल रहा होगा, हर पॉइंट पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होगा, जबकि वोल्टेज हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ आएगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंडक्टर पे आते हैं, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, डिटेल से पढ़ाया था कि इंडक्टर किस तरह एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर किस तरह एनर्जी स्टोर करता है। अगर आपने कुछ लेक्चर देखे हो, एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो रेजिस्टर, तो वहां पर मैंने हर पॉइंट को कंप्लीट समझाया था कि इंडक्टर किस तरह एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है और उसी तरह कैपेसिटर किस तरह एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पर मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पर रिकॉल किया है, सही है। अब यहाँ पर चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चार्जिंग और डिसचार्जिंग, कैपेसिटर और इंडक्टर जो चार्ज होते हैं और डिसचार्ज होते हैं, अगर ये दोनों क्या हो, साथ कनेक्ट हो। ये पॉइंट कब है, जब दोनों क्या हो, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो। यहाँ पर मैंने लिखा है रेजिस्टर आप कनेक्ट करते हो या नहीं करते हो, सिंपल यार सर्किट डायग्राम बनाओ या रेजिस्टर कनेक्ट करो, तब भी क्या है, सेम है। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट थे, रेजिस्टर और सॉरी क्या, अगर दोनों क्या थे, दोनों पैरेलल में कनेक्ट थे, कैपेसिटर था और साथ में इंडक्टर था, तब उसका चार्जिंग और डिसचार्जिंग क्या होंगे, वहां पर जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। किस तरह, अगर कैपेसिटर क्या था, चार्ज, मैं सिंपल सी लिख रहा हूं, अगर कैपेसिटर चार्ज था तो कैपेसिटर, यहां पर हमने कोई एसी सोर्स अटैच नहीं किया। याद रखना जब आप एक कैपेसिटर के साथ एक एसी सोर्स अटैच करते हो ना, कोई भी सोर्स उसके साथ करंट का सोर्स अटैच करते हो कैपेसिटर के बाद में जब कैपेसिटर से उसको रिमूव करते हो तब भी उसमें चार्जेस मूव करते हो। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में वहां पर जो चार्जेस है उसको क्या क्या स्टोर किया है। कैपेसिटर का काम क्या है, उसने एनर्जी को स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इंडक्टर को आप कोई भी एसी सोर्स या डीसी सोर्स प्रोवाइड करो, बाद में अगर आप उसको रिमूव भी कर दोगे वहां से एसी या डीसी सोर्स, तब भी उस इंडक्टर में कुछ टाइम के लिए करंट मूव करते रहेंगे। क्यों मूव करते रहेंगे, क्योंकि वहां पर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई थी। एनर्जी किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो इसी वजह से वो उसी एनर्जी को यूज कर रहा होता है चार्जेस को मूव करवाने में। तो इसलिए अब यहाँ पर कैपेसिटर ऐसे, ये सी का मतलब क्या है, जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये सी का मतलब क्या है कैपेसिटर, ये एल का मतलब क्या है इंडक्टर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह याद रखना कि अगर कैपेसिटर क्या था, चार्ज, कैपेसिटर क्या था, चार्ज। लेट्स सपोज ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, ऊपर मैंने पॉजिटिव लिख लिया और नीचे क्या है, नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो लेट सपोज अगर कैपेसिटर चार्ज था, इसी समय में हमारे साथ इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डी में लिख रहा हूं डिस्चार्ज। तो इसी तरह कैपेसिटर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इंडक्टर में आएंगे और इंडक्टर में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। आपको नजर आया नाम ने कैपेसिटर ना इंडक्टर, इसके साथ कोई भी सोर्स अटैच नहीं किया, ना डीसी सोर्स ना एसी सोर्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है। एनर्जी क्या है, स्टोर। तो जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगा ना, जब कैपेसिटर चार्ज होगा, तो यहाँ पर हमने इंडक्टर अटैच किया, इंडक्टर में कोई भी चार्ज, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, तो इसलिए कैपेसिटर से एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर इंडक्टर में आएगा। इंडक्टर इस तरह एनर्जी को स्टोर करता रहेगा जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस समय जब कैपेसिटर क्या होगा, पूरी एनर्जी, उसे पूरा करंट क्या आएगा, किस में आएगा, पूरी एनर्जी इंडक्टर में आ जाएगी। तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज, मैं डी लिख रहा हूँ। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, तो उसी टाइम उसी के पैरेलल में इंडक्टर क्या होगा, चार्ज। इंडक्टर क्या होगा, चार्ज। तो समझ आ गया। कैपेसिटर जब चार्ज था ना, तो कैपेसिटर उस टाइम इंडक्टर क्या था, चार्ज नहीं था। हमने क्या किया था, एक चार्ज कैपेसिटर अटैच किया हुआ है और एक अनचार्ज, मतलब डिस्चार्ज, इसमें चार्जिंग कोई भी नहीं, वो इंडक्टर अटैच किया हुआ है। तो कैपेसिटर जिस समय चार्ज है ना, तो कैपेसिटर से चार्जिंग कहां पर मूव कर रहे हैं, इंडक्टर में मूव कर रहे हैं। जब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, अब क्या होगा, इंडक्टर से चार्जेस कहां पर मूव करेंगे, कैपेसिटर में। फिर इंडक्टर क्या होगा, फुली डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज। तो इसलिए चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो इसलिए हम कहते हैं जो एक चार्ज होगा दूसरा डिस्चार्ज होगा, अगर दूसरा डिस्चार्ज होगा एक क्या होगा, चार्ज होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर चार्जिंग, अगर कैपेसिटर चार्ज था तो उसी समय कैपेसिटर क्या, जो इंडक्टर होगा वो क्या होगा, अगर कैपेसिटर क्या था, लेट सपोज कैपेसिटर क्या था, उसमें चार्ज था वो फुल चार्ज था ना, और इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्जिंग। अगर इंडक्टर, कैपेसिटर यहाँ पर क्या है, चार्जिंग है, मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है ना, उसी समय इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, उसमें कोई भी करंट स्टोर नहीं होगा। अगर क्या था,
कैपेसिटर क्या था, लेट्स सपोज कैपेसिटर डिस्चार्जिंग था, तो उसी समय इंडक्टर क्या होगा, चार्जिंग होगा। मतलब इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया, यहाँ पर मैंने समझा भी दिया। अगर कैपेसिटर चार्ज था तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर से चार्जेस इंडक्टर में मूव करेंगे। अगर इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, फिर इंडक्टर से करंट क्या होगा, कैपेसिटर में चार्ज करेगा, कैपेसिटर में मूव करेगा, और उसी तरह कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, और इंडक्टर फिर से डिस्चार्ज। इसी तरह चार्ज डिस्चार्ज, एक चार्ज होगा तो दूसरा डिस्चार्ज, जो चार्ज होगा उसी से एनर्जी दूसरे में मूव करेगा, फिर वो चार्ज होगा, फिर उस जो चार्ज हो गया, फिर जो दूसरा डिस्चार्ज हो गया, फिर एनर्जी क्या होगा, दूसरे में मूव करेगा। तो इस तरह चार्ज डिस्चार्ज। अब यहाँ पर हमने कोई भी सोर्स अटैच नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है, ये साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है कैपेसिटर, और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बता भी दिया। अब यहाँ पर उसी तरह इंडक्टर कॉइल हैज, जो इंडक्टर होता है ना, कॉइल हैज रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस अब आर रखते हैं विच इज वेरी स्मॉल। याद रखना, जो रेजिस्टेंस, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए हम अक्सर मानते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। मतलब हम ऑलमोस्ट उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। सही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझ आएगा। अब उसी तरह कंपोनेंट्स रोल, याद रखना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास पेपर में मैं हर पॉइंट यहाँ पर उठाता हूँ, पास पेपर को भी देखता हूँ, पास पेपर केमिस्ट्री को भी देखता हूँ, तो फिर मैं लेक्चर क्या करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स, वहां पर आया था कि आरएलसी सीरीज, आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, व्हाट आर द रोल ऑफ कंपोनेंट्स, व्हाट आर द रोल ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या है इसमें, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और एक कैपेसिटर है। अब ये तीन कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट भी सिंपल आ सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो कंपोनेंट क्या है, सिंपल तीन कंपोनेंट्स है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। अब आपसे कंपोनेंट के रोल भी पूछा जा सकता है कि हर कंपोनेंट का रोल क्या है, क्या किरदार है। फर्स्ट, रेजिस्टर। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, फिर रेजिस्टर का क्या काम है। याद रखना, रेजिस्टर का काम क्या है, सिर्फ एनर्जी को लॉस करना। सिर्फ रेजिस्टर का काम क्या है, एनर्जी स्टोरेज नहीं, नो एनर्जी स्टोरेज। तो आप लिख भी सकते हो कि जो रेजिस्टर है वो नो एनर्जी, नो स्टोरेज, नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इंडक्टर कभी भी, रेजिस्टर सॉरी इंडक्टर नहीं, रेजिस्टर कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, वो हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करेगा। रेजिस्टर का काम क्या है, एनर्जी डिसिपेशन, वो एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब रेजिस्टर, हर कंपोनेंट का मैंने रोल लिखा हुआ है। रेजिस्टर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करता है, उसका काम क्या है, रोल क्या है, लिमिट्स द करंट। वो सिंपल करंट को लिमिट करेगा। लिमिट का मतलब क्या है, वो सिंपल करंट की फ्लो को अपोजिशन देगा, रुकावट देगा। तो इसलिए ये लिमिट, फर्स्ट क्या है कि लिमिट्स द करंट, करंट को लिमिट्स करेगा, प्रोवाइड द डैम्पिंग, प्रोवाइड द डैम्पिंग। और रेजिस्टर क्या प्रोवाइड करेगा, डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब सिंपल क्या है, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस प्रोवाइड करेगा। मतलब सिंपल एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को डैम्प करेगा। इसी तरह इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर का काम क्या है, स्टोर एनर्जी। किसकी फॉर्म में स्टोर एनर्जी करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखना, जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सएल, और उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम क्या नाम देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही है। तो इसी तरह कैपेसिटर सी, कैपेसिटर का काम भी क्या है, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सी से। तो कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, करंट की फ्लो को रुकावट देगा, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देंगे। इंडक्टर जो करंट की फ्लो को रुकावट देगा, अपोजिशन देगा, उसको हम क्या नाम देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर जो करंट की फ्लो में अपोजिशन देगा, उसको हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। तो ये रोल ऑफ कंपोनेंट हो गया। अब फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का मतलब क्या है, फेज वेक्टर, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या, फेजर डायग्राम को हम फेज वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। तो फेजर डायग्राम का मतलब क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सिंपल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में। याद रखना हमेशा, इस सर्किट में जो इंडक्टर में, जो कैपेसिटर में होगा करंट, वो कैपेसिटर में जो करंट होगा वो लीड कर रहा होगा। कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड कर रहा होगा। उसी तरह इंडक्टर में भी करंट क्या होगा, दोनों अपोजिट है। अब इसका मतलब क्या है, एक कैपेसिटर में करंट भी इस तरह, अब यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट समझाता हूँ, ये पॉइंट समझाता हूँ कि करंट भी ऊपर की तरह, ये क्या है, करंट ऑफ इंडक्टर, और ये क्या है, करंट ऑफ कैपेसिटर। सिंपल, फिलहाल इन दो वेक्टर को आप अज्यूम कर रहे हैं, जहां पर मैंने दरमियान से इन दोनों को इस तरह जोड़ दिया है। सही है। अब क्या होगा, कैपेसिटर में करंट इंक्रीज कर रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि इंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन, अगर कैपेसिटर में करंट डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रहा था, तो इंडक्टर में करंट डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। तो दोनों में करंट क्या है, इंक्रीजिंग है।
फेज डिफरेंस क्या है 180 डिग्री, दोनों में करंट क्या है, एक में पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, दूसरे में नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर, मतलब दोनों में करंट इंक्रीज ही कर रहा है मगर डायरेक्शन क्या है अपोजिट, एक में एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, दूसरे में दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो उसी तरह अब यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो कि ये इंडक्टर के लिए ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को हमने क्या लिया, मान लिया रेफरेंस के तौर पर मान लिया। क्यों? क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है, तो इसलिए मैंने वोल्टेज को क्या लिख लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मान लिया एक रेफरेंस के तौर पर। सही है। अगर आप इंडक्टर में देखोगे ना, कैपेसिटर में देखोगे, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या है कि हमेशा वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, क्या होगा, सॉरी करंट लीड कर रहा होगा वोल्टेज को। अगर आप क्या कहोगे इंडक्टर में देखोगे रिलेशन को, उसी तरह ये क्या है, एक्स आई एक्स एल, सॉरी करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है। तो इंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज लीड कर रहा होगा करंट को, जबकि कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड कर रहा होगा वोल्टेज में। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो रेजिस्टर, कौन लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है। जबकि रेजिस्टर में आपको नजर आ रहा है वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे इन फेज, जिसको हम क्या दोनों को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये फेजर डायग्राम इसका हो गया। तो यहाँ तक आप इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम इसका इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी पर ये क्या इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कुछ 1 2 3 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट आप क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस। आप उसी तरह एसी आर एल एसी थ्रो आर एल सी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस, पिछले लेक्चर में एसी थ्रो रेजिस्टर, एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, वहां पर मैंने बताया था कि जो रेजिस्टर है ना, उसकी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं। एल और सी दोनों क्या है, एफ आर पर डिपेंड करती है। जबकि बाकी आपके साथ ये जो आपके साथ क्या है रेजिस्टर है ना, वो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो सिंपल, रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब आपके साथ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्स सी और एक्स एल आपको नजर आ रहा है। ये फार्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपने जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसका फार्मूला आपके साथ ये है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ इंटू सी। सही है, इनटू सी। उसी तरह अगर आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। सही है। अब आपको नजर आ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि XC is inversely proportional to the frequency, XL is directly proportional to the frequency। आपको बात समझ आ गई कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात आपको समझ आ रही है। रिलेशनशिप भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एट हाई फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट केस को देखना, जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दोगे एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर दोगे तो आपको नजर आ रहा है XC का फ्रीक्वेंसी के साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, मतलब एट हाई फ्रीक्वेंसी, अभी हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो आपके साथ याद रखना XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। XC क्या हो जाएगा, कम। तो फर्स्ट केस में एट हाई फ्रीक्वेंसी XC आपके साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। उसी तरह उसके पैरेलल में जबकि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। हम कौन से रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो आपके साथ XL इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल रिलेशन रिजल्ट हमारे साथ क्या है, क्या at high frequency XL is greater than XC, inductive reactance is greater than capacitive reactance।
जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो XL बढ़ जाएगा, जबकि उसके अपोजिट में अगर आप एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो XC क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर XL ज्यादा आ रहा है और XC कम आ रहा है, तो XL इज ग्रेटर देन XC। फर्स्ट रिलेशन आपने स्टडी कर लिया। जबकि रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए एट हाई फ्रीक्वेंसी XL इज ग्रेटर देन XC। तो हम क्या रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं? फर्स्ट रिजल्ट तो ये हमने निकाल दिया। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि सर्किट एक्ट एज अ इंडक्टिव सर्किट। सर्किट किस तरह एक्ट करेगा? यहाँ पर जो AC थ्रू RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जो आपके साथ जो सर्किट होगा वो किस तरह एक्ट करेगा? एज अ इंडक्टिव सर्किट, एज अ इंडक्टिव सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। किस फ्रीक्वेंसी पर? एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। उसी तरह अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अबव कर दोगे, अब मैंने क्या लिखा है? नोट, एरो भी लिखा है और नोट लिखा है। बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब मैं प्रीवियस एमसीक्यूज को स्टडी कर रहा था ना, वहां पर आया था कि अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या लिखा होता कि अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहां पर XL ग्रेटर होगा XC से या XC लेसर होगा XL से। क्या रिलेशन होगा? XL इक्वल होगा XC के। तो याद रखना एट हाई फ्रीक्वेंसी, या आपको इसको दूसरे अल्फाज में किस तरह कह सकते हो? अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो दोनों सेम है, एट हाई फ्रीक्वेंसी या अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद रखना XL इज ग्रेटर देन XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोनों सेम बात है। आप इसको एट हाई फ्रीक्वेंसी या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो XL क्या आएगा? XC से ग्रेटर आएगा। अब लो एट लो फ्रीक्वेंसी, याद रखना जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, एट लो फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपको नजर भी आ रहा है कि XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जब आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे तो XC क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि XC का इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कम XC बढ़ जाएगा। उसी तरह XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कम तो XL भी क्या हो जाएगा? कम। तो लो फ्रीक्वेंसी पर याद रखना XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो लो फ्रीक्वेंसी पर XC इज ग्रेटर देन XL। तो सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? एक पॉइंट तो ये हो गया, सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? सर्किट एक्ट एज अ कैपेसिटिव सर्किट। तो सर्किट लो फ्रीक्वेंसी पर किस तरह बिहेव करेगा? एज अ कैपेसिटिव सर्किट। अब याद रखना मैंने इसे पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था कि पैरेलल RLC सीरीज सर्किट, पैरेलल सॉरी इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था? सीरीज RLC सीरीज सर्किट, सही था, सीरीज वाला पढ़ाया था। तो वहां पर मैंने एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबका फेजर डायग्राम भी बनाया था। तो आप उसी लेक्चर में जो फेजर डायग्राम है ना, उसी का ये फेजर डायग्राम, उसी के लिए ये भी होगा। अब फेजर डायग्राम मैंने जो नेक्स्ट फेजर डायग्राम का ओवरऑल RL जो आपके साथ क्या था RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का जो फेजर डायग्राम था वो तो मैंने बता दिया। अब इसी तरह एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये फेजर डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में इन तीनों का अलग अलग से भी बताया है, अलग अलग आप भी लिख सकते हो। एट हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर फिर से आपको, चलो यहाँ पर आपको बना के देता हूँ। एट हाई फ्रीक्वेंसी, सही है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो फेजर डायग्राम आपके साथ ये आ रहा था, सही। एट हाई फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद रखना एट हाई फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उसका मतलब क्या है? या आप कह सकते हैं अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको नजर आ रहा था कि ऊपर क्या रहता? XC आ रहा था और नीचे क्या रहता? सॉरी, ऊपर क्या रहता? IL, किसका करंट आ रहा था? IC का आ रहा था, नीचे किसका आ रहा था? IL का आ रहा था, सही। और ये वोल्टेज था। अगर आपके साथ क्या हो, अगर आपके साथ हाई फ्रीक्वेंसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? XL ग्रेटर होगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, IC की बजाय आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि XC, और इसको आप क्या लिख सकते हो? XL, सही है, XL। और इसको आप V को क्या लिख सकते हो? R। अब ये फेजर डायग्राम किसके लिए हो गया? ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, वो तीनों कंपोनेंट जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए मैंने लिख लिया। XL, XC, XL और R। R का मतलब क्या है? रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। XC का मतलब क्या है? जो कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। XL का मतलब क्या है? जो इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी तरह अब हाई फ्रीक्वेंसी पर XL ज्यादा होगा, XL ज्यादा होगा तो याद रखना ये जो एरो का XL का एरो होगा वो आपने क्या करना है? XC से लंबा कर देना है, थोड़ा ज्यादा करना है। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, सही। XL ज्यादा है तो उसका एरो थोड़ा ज्यादा करना है XC से, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। उसी तरह लो फ्रीक्वेंसी पर क्या ज्यादा होगा? लो फ्रीक्वेंसी पर याद रखना आपने XC का एरो ज्यादा करना है एज कंपेयर टू, ये क्या है? XC एज कंपेयर टू XL, ये क्या होगा? XL।
तो ये फेजर डायग्राम फॉर एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ क्या एक्स सी क्या होता है, ज्यादा होता है एक्स एल से, तो आपके साथ जो एक्स सी का वेक्टर है वो आपने लंबा कर देना है, ज्यादा कर देना है एज कम्पेयर टू एक्स एल, और आर उसी तरह लिखना है, आपके साथ फेजर डायग्राम हो गया सिंपल। अब उसी तरह नोट फिर से आपने एक नोट बात करनी है कि लो फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी आपके साथ एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, या आप इसको दूसरे अल्फाज में किस तरह कह सकते हो, बिलो द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद रखना बिलो द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बिलो का मतलब कम, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या कम, तो इस तरह आप याद कर सकते हो बिलो द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एट लो फ्रीक्वेंसी आपके साथ हमेशा एक्स सी क्या होगा, ग्रेटर होगा एक्स एल से। अब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, सिंपल एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्या, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्स एल किसकी इक्वल हो जाए, एक्स सी की इक्वल हो जाए, उसको हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है कि एफ आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी, समझ आ गया, एल इंटू सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ कैपेसिटर किस तरह एक्ट करेगा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नहीं लिखा, शायद मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गया। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके साथ एक बात आपने याद रखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोनों एक्स एल एक्स सी के साथ बराबर होगा, एक पॉइंट ये हो गया। उसके पैरेलल में आप दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आप अपने नोट में शामिल कर सकते हो यहाँ पर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे दो पॉइंट और लिखना कि सर्किट किस तरह एक्ट करेगा, एज अ किस तरह, रेजिस्टिव सर्किट, एक्ट एज अ रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करे, क्योंकि आप उसका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे, ये क्या है उसका फेजर डायग्राम, मैं फेजर डायग्राम जल्दी से बना रहा हूँ, ये उसका फेजर डायग्राम किस तरह, 2 मिनट वेट करना, ये फेजर डायग्राम है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, ये आपके साथ क्या है एक्स सी, ये क्या है एक्स एल। याद रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी एक्स एल के बराबर हो जाता है, जितना एक्स सी होगा उतना क्या होगा आपके साथ एक्स एल, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो इन दोनों को आप सिंपल रिमूव कर देना, एक्स सी एक्स एल के साथ इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों वेक्टर रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपके साथ सिंपल आर का वेक्टर रह जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ कैपेसिटर किस तरह, जो सर्किट है वो किस तरह एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टिव सर्किट। क्यों, सिंपल आर रह गया आपके साथ, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, और बाकी जो एक्सएल है और एक्ससी उसने अपने आप को कैंसिल कर दिया, और फेजर डायग्राम क्या हो गया, ये आपके साथ उसका फेजर डायग्राम आ गया। तो ये फेजर डायग्राम भी आप उसके साथ लिख सकते हो, ये इसके साथ क्या है, फेजर डायग्राम। और चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल आ जाता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। Z का मतलब क्या है, इंपेडेंस, इंपेडेंस का मतलब क्या है, टोटल अपोजिशन, जितना सर्किट में जो अपोजिशन है, जो कैपेसिटर का, इंडक्टर का, रेजिस्टर, उन सबको सम अप कर देना, उसको हम क्या नाम देंगे, इंपेडेंस। टोटल अपोजिशन जो करंट और वोल्टेज को मिल रही है उसको हम क्या नाम देंगे, इंपेडेंस। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी Z किसके इक्वल होता है, इंपेडेंस किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। टोटल अपोजिशन किसके इक्वल होता है, जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है उसके इक्वल आ जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी ने अपने आप को कैंसिल कर दिया, सिंपल जो रेजिस्टेंस अपोजिशन रहेगी वो किसकी रह जाएगी, रेजिस्टर की रह जाएगी। तो इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर Z किसके इक्वल होता है, R, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट आप उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नीचे लिख सकते हो, ये उसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला में क्या रिलेशन दे रहे हैं, हमने फार्मूला पढ़ लिया, अब ये फार्मूला में ये बता रहा है कि ये इक्वेशन हमें ये बता रहे कि इंक्रीजिंग एदर द एल और आर, अगर आप इंडक्टर या सी कैपेसिटर, इंडक्टिव रिएक्टेंस या सी, मतलब या तो एल को इंक्रीज कर दोगे या तो सी को इंक्रीज कर दोगे, या तो इंडक्टेंस को इंक्रीज कर दो या कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दो। एल का मतलब क्या है, इंडक्टेंस, एल सी का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। इंक्रीजिंग एदर द एल और सी, इंडक्टेंस को इंक्रीज करना या कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, कोई भी इन दोनों में से किसी को अगर आपने इंक्रीज कर दिया, काजिज द एफ आर टू डिक्रीज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप अपने नोट्स में लिख देना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। पाई तो 2 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू, वो तो चेंज होती नहीं है, तो इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल एन सी, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर आपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को, इन दोनों में से किसी को कम कर दिया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये बात भी आपने याद रखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है, एट रेजोनेंस, याद रखना रेजोनेंस पर मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सएल और एक्ससी अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, टोटल इंपेडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जेड किसके इक्वल आ जाता है, आर। टोटल इंपेडेंस जेड का मतलब क्या है, नेट अपोजिशन, वो किसके इक्वल आ जाती है, आर के इक्वल आ जाती है। एट रेजोनेंस याद रखना जेड इंपेडेंस इज मैक्सिमम। अब ये पॉइंट
कि जो रेजोनेंस पर इंपेडेंस आपके साथ टोटल अपोजिशन क्या आती है, मैक्सिमम आती है। याद रखना इससे पिछले जो सीरीज में हमने पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जेड इंपेडेंस क्या आता है, कम आता है। अब यहाँ पर क्यों ज्यादा आता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके बुक में ना, अगर आप अपने बुक में देखोगे ना, आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो कि पैरेलल में ना, पैरेलल में आप इसको इक्वेशन के जरिए, इंपेडेंस के फार्मूले के जरिए भी, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर याद रखना इंपेडेंस टोटल अपोजिशन ज्यादा आती है। मगर हम ये सोचते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्योंकि एक्सएल एक्ससी ने अपने आप को कैंसिल कर दिया तो अपोजिशन कम हो गई, सिर्फ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रह गया, सिर्फ जो रेजिस्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रही है, करंट को रुकावट प्रोवाइड कर रही है, वो सिर्फ रेजिस्टर रह गया, बाकी दोनों ने तो कैंसिल कर दिया। जो कैपेसिटर का अपोजिशन था, जो इंडक्टर का अपोजिशन था, वो दोनों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इक्वल हो गए, वो दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके साथ आर रह गया रेजिस्टर का पोजीशन। फिर किस तरह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपेडेंस ज्यादा आ रहा है, हालांकि दो इंपेडेंस, दो अपोजिशन कम हो गई, फिर भी ज्यादा आ रहा है, क्यों? अब देखना इंपेडेंस का फार्मूला क्या है कि वी आर एम एस वोल्टेज आरएमएस, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, आई आरएमएस। आपके साथ आई आरएमएस का मतलब क्या है, ये करंट क्या है, करंट इंडक्टर से भी गुजर रहा था, रेजिस्टर से भी गुजर रहा था और कैपेसिटर से भी गुजर रहा था, तो टोटल करंट यहाँ पर क्या आएगा। और याद रखना इंडक्टर और कैपेसिटर, यहाँ पर जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इन दोनों में जो करंट होगी, उन दोनों करंट का डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो करंट इंडक्टर और कैपेसिटर में आ रहा होता है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसलिए वो करंट अपने आप को, इसकी जो रेजिस्टेंस, जो अपोजिशन होती है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाता है ना, किसमें, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। इंडक्टर में और कैपेसिटर में अपोजिशन भी इक्वल आ जाती है और करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल होता है, तो इसी वजह से करंट भी अपने आप को कैंसिल कर देता है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आई आर करंट थ्रू रेजिस्टर, और मैं लिख सकता हूं कि आई सी माइनस आई करंट थ्रू एल, तो ये आई सी माइनस आई एल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे अपने आप को। ये आप क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो करंट कैपेसिटर से आ रहा है और जो करंट इंडक्टर से आ रहा है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसलिए वो अपने दोनों क्या करते हैं, अपने आप को कैंसिल कर देते हैं और अपनी अपोजिशन को भी कैंसिल कर देते हैं। एक्सएल एक्सी के इक्वल आ जाता है, वो भी कैंसिल हो जाता है, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन होता है, करंट भी कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर नीचे इंपेडेंस का करंट के साथ कौन सा रिलेशन आपको नजर भी आ रहा है, इंपेडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इंपेडेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो नीचे आपके साथ करंट का ऑलरेडी, तो जो करंट इंडक्टर से आ रहा था, जो कैपेसिटर से आ रहा था, वो आपने आपको क्या कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो नेट करंट आपके साथ नीचे क्या आ गया, कम आ गया। जब करंट कम होगा तो इंपेडेंस क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गया। तो इसीलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपेडेंस जेड क्या आता है, मैक्सिमम आता है। क्यों मैक्सिमम आता है, आप इसको मैथमेटिकल तौर पर भी क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आपके बुक में बहुत सारे क्या है न्यूमेरिकल, अगर लास्ट में आप देखोगे ना बहुत सारे, अगर पैरेलल का आप आरएलसी पैरेलल सीरीज सर्किट का अगर आप क्या निकालोगे, इंपेडेंस निकालोगे, तो वो ओवरऑल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कब ज्यादा आएगा, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मत दो रेजिस्टर होंगे, अगर उन दोनों का अपोजिशन इक्वल आ गया ना, तब उस फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ इंपेडेंस ज्यादा आ गया। आप सिंपल, क्योंकि इंपेडेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, नीचे दो करंट थे वो क्या हो गया, ऑलरेडी कैंसिल हो गया, कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो करंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो जेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए आरएलसी पैरेलल सीरीज सर्किट में जो इंपेडेंस आता है वो ओवरऑल ज्यादा आता है। अब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर द ब्रांच करंट, जो ब्रांच में करंट आ रहा था अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर, IC IL में ईच बी लार्जर देन सोर्स करंट। याद रखना कि जो करंट आपके साथ ब्रांच, इस तरह ये आपके साथ क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ब्रांच करंट ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ एक कैपेसिटर है और ये क्या है, एक इंडक्टर में बना रहा हूं। यहाँ पर आपसे क्या, और आपके साथ क्या है, सोर्स। आप रेजिस्टर भी बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया, सी तो अब यहाँ पर आपके साथ इंडक्टर या आपके साथ कैपेसिटर। आपसे क्या रहे, जो ब्रांच में करंट होगी या तो कैपेसिटर या इंडक्टर, अगर आप ईच का मतलब क्या, अगर आप कैपेसिटर का करंट में भी जो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर होता है या करंट अक्रॉस द इंडक्टर होता है, वो में भी क्या होगा, जो ब्रांच का करंट होता है वो सोर्स से ज्यादा होता है। क्यों सोर्स से ज्यादा होता है, लेट सपोज आपको सोर्स क्या है, सोर्स 10 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है, सही, 10 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है। मे भी जो यहाँ पर करंट आपको मिल रहा है ना कैपेसिटर के अक्रॉस, करंट क्या है, लेट सपोज 11 एम्पेयर, और यहाँ पर जो इंडक्टर अक्रॉस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि 11 एम्पेयर, सही है, 11 एम्पेयर नहीं, लेट सपोज 12 एम्पेयर या 13 एम्पेयर। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सोर्स कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, 10 एम्पेयर, मगर जो ब्रांच में करंट है वो क्या इंडिविजुअली आप देखोगे वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इस सोर्स करंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर होता है, इसलिए वो एनर्जी को स्टोर करता है।
तो मे भी उसका करंट क्या है, सोर्स करंट से ज्यादा आता है। किसी भी इंस्टेंट पर आप देखो, अगर हो सकता है किसी इंस्टेंट पर उसका करंट जो मैक्सिमम वैल्यू पर उसका कैपेसिटर का करंट क्या चाहे सोर्स से ज्यादा चाहे, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए उस एनर्जी की वजह से हो सकता है उसमें करंट ज्यादा ऑलरेडी भी स्टोर हो और सोर्स का भी जा रहा हो, तो इसलिए मे भी सोर्स से उसका करंट क्या हो, ज्यादा हो, इंडक्टर का या कैपेसिटर का। मगर ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखो, याद रखना ओवरऑल मतलब दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ओवरऑल रिजल्ट किसके इक्वल आ सकता है, 10 के इक्वल होगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, 10 के इक्वल। अब इसके बाद कि एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज इक्वल टू, याद रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस पर आपके साथ पावर फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों पावर फैक्टर 1 आएगा, आपको पता है रेजोनेंस पर XL XC के साथ इक्वल हो जाता है, और आपके साथ सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस रह जाता है, रेजिस्टर का। सही है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रह जाता है तो R। और आपको पता है रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, करंट हो और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इन फेज। अगर आप यहाँ पर थीटा देखोगे तो थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर किसके इक्वल है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू VI cos थीटा। अगर आप cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो क्या आएगा, 1। तो इसलिए हम कहते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर क्या आता है, RLC पैरेलल सर्किट में 1 आता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट LC। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ तक इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन कहाँ पर ये यूज होता है, पैरेलल RC सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन भी हम पढ़े, क्योंकि इतने सारा हमने पढ़ लिया। लास्ट में अगर आप उसका यूजेज आपको पता नहीं हो तो टॉपिक का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। AC थ्रू RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, अब उसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन क्या था, मैं एक एमसीक्यूज पढ़ रहा था पास्ट पेपर में कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ AC थ्रू RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। क्या लिखा होता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, पैरेलल RCL सर्किट। तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन इसका है फिल्टरिंग। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, फिल्टरिंग। तो प्राइमरी फिल्टरिंग में क्या आता है, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या है, बैंड फिल्टरिंग में क्या आता है आपके साथ, बैंड पास फिल्टर आता है, बैंड स्टॉप फिल्टर आता है, इसी तरह लो बैंड पास। अब बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या है, अलाउ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज टू पास थ्रू। मतलब ये RLC ने ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज को अलाउ करती है कि उससे पास हो जाए। इसका मतलब ये बैंड पास फिल्टर। उसी तरह बैंड स्टॉप फिल्टर का मतलब क्या है कि रिजेक्ट द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। उसी तरह जिस तरह स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अलाउ करती है बांड नहीं, बैंड पास फिल्टर, उसी तरह बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर का मतलब क्या है, उसी तरह स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या करती है, रिजेक्ट भी करती है। क्या करती है, रिजेक्ट भी करती है। अब उसी तरह इसके बाद लो बैंड पास का मतलब क्या है, लो बैंड पास जिस तरह यहाँ पर क्या है, अलाउ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड स्टॉप फिल्टर। और लो बैंड पास बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या है भी कि ये क्या करेंगे, बहुत ही मतलब कम फ्रीक्वेंसी रेंजेस को भी क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, अपने आप से अलाउ करती है। तो इसका मतलब ये लो बैंड पास, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, इन सब किस में आता है, फिल्टरिंग। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है RLC का, फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अलाउ करती है, उसी तरह स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट भी करती है, लो फ्रीक्वेंसी को भी अलाउ करती है, उसी तरह लो फ्रीक्वेंसी के रेंजेस को रिजेक्ट भी करती है। RLC पैरेलल सर्किट ही बेस किस पर है, फ्रीक्वेंसी पर बेस है। इसको हम रिलेटेड करते हैं फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पर, इसको पढ़ते भी है। अब इसके बाद सेकंड फंक्शन इसका क्या है, ऑसिलेटर के तौर पर। ऑसिलेटर यहाँ पर क्या है, ऑसिलेटर के तौर पर यूज करते हैं अक्सर। RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है कि अब किस तरह ऑसिलेटर्स का मतलब क्या है, ऑसिलेटर्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया ना कि एक का मतलब क्या है, एक चार्ज और होता है, दूसरा डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। ऑसिलेशन इसलिए एक किस्म की ऑसिलेशन होती है, जिस तरह हम पेंडुलम में पढ़ते हैं ऑसिलेशन होती है। पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या करते हैं, ऑसिलेशन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल काइनेटिक में, इस तरह मीन एक्सट्रीम। तो इसी तरह पर भी क्या हो रही थी, ऑसिलेशन हो रही होती है। तो इसलिए ऑसिलेटर इसका फंक्शन क्या है, ऑसिलेटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करना। उसी तरह ट्यूनिंग सर्किट में, रेडियो वगैरह में, मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। इसकी क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब क्या यूजेस। अब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मैंने आपको बताते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं, सही है, इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पावर फैक्टर अबव द FR। FR का मतलब क्या है, FR का मतलब क्या है, अबव FR। आपके साथ रेफरेंस पावर फैक्टर क्या था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ पावर फैक्टर क्या था, 1 आ रहा था। अब यहाँ पर अगर अबव द फ्रीक्वेंसी मतलब एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, याद रखना आपके साथ क्या होगा, लेगिंग पावर फैक्टर आएगा। लेगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, 1 से कम होगा। आपके साथ रेफरेंस पावर फैक्टर क्या है, 1 है। अब
अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या कह सकते हो या एट हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम मोडिंग, तो वहां पर लेगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि 1 से कम होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके साथ रेफरेंस पॉइंट है। अब उसी तरह लीडिंग पावर फैक्टर बिलो द एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बिलो या एट लो फ्रीक्वेंसी, याद रखना आपके साथ क्या आएगा, पावर फैक्टर क्या आएगा, लीडिंग आएगा। लीडिंग का मतलब क्या आएगा, 1 से ग्रेटर, मतलब इसको लीड कर रहा होगा, सही है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ओहम लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। ऑलमोस्ट तमाम सर्किट में जो हमने अल्टरनेटिव करंट में पढ़े, सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट के अलावा, एसी थ्रो रेजिस्टिव सर्किट, एसी थ्रो रेजिस्टर, वहां पर ओहम लॉ एप्लीकेबल था, क्योंकि वहां पर एक ही पॉइंट पर वोल्टेज और करंट मैक्सिमम हो रहे थे, एक ही पॉइंट पर वोल्टेज और करंट मिनिमम हो रहे थे। ओहम लॉ का मतलब क्या है, ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। मैंने ओहम लॉ पर कंप्लीट लेक्चर दिया है, अगर आपने वो देखा है तो ओहम लॉ का आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ओहम लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जब R क्या हो, कांस्टेंट हो, रेजिस्टर क्या हो, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम तो करंट भी कम। मगर यहाँ पर वोल्टेज और करंट एक ही साथ नहीं बढ़ते, न एक ही साथ कम होते। एक वोल्टेज लीड कर रहा है, कभी वोल्टेज लेग कर रहा होता है, कभी करंट ज्यादा, कभी वोल्टेज ज्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली इन इस आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब यहाँ तक इसके एप्लीकेशन भी हो गया, पावर फैक्टर का रिलेशन भी हो गया, ओहम लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके बाद मैंने एमसीक्यूज लिखा है, सिंपल एमसीक्यूज इसलिए लिखे कि आपके जो हर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आप हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आप, या बोर्ड एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, आप हर पॉइंट को इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इस तरह थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, वाई की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हर पॉइंट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एमसीक्यूज का फायदा ये कि प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना। अब उसी तरह इन आरएलसी पैरेलल सर्किट, इन आरएलसी पैरेलल सर्किट द करंट, आरएलसी पैरेलल सर्किट में करंट क्या होगा, लीड द वोल्टेज इन इंडक्टर। इंडक्टर में याद रखना, इंडक्टर में मैंने आपको वोल्टेज और करंट का रिलेशन पढ़ाया भी था। यहाँ पर आपको सिंपल आरएलसी पैरेलल सर्किट में बोल रहा है कि करंट लीड द वोल्टेज इन इंडक्टर, लीड द वोल्टेज इन इंडक्टर। ये बात आपको सही नजर आ रही है, गलत? अब दूसरा पॉइंट क्या है, लेग द वोल्टेज इन कैपेसिटर, क्या मतलब करंट क्या होगा, लेग द वोल्टेज, करंट क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को लेग कर रहे हैं। उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमम एट रेजोनेंस। ये बात तो सही है कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में क्या है कि जो करंट आता है आपके साथ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, आरएलसी पैरेलल सर्किट में आपके साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या आता है, करंट क्या आता है, मिनिमम आता है। मिनिमम क्यों मिनिमम आता है, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि उसके प्रॉपर्टीज में कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में आपके साथ रेजोनेंस इंपीडेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि करंट कम हो जाता है। जो करंट कैपेसिटर और इंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ओवरऑल करंट कम, इंपीडेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इंपीडेंस बढ़ने का मतलब क्या है, करंट मिनिमम होता है। अपोजिशन बढ़ जाएगा तो करंट की फ्लो में रुकावट क्या होगी, मतलब करंट की इंपीडेंस का मतलब क्या, अपोजिशन ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा तो करंट की फ्लो में रुकावट ज्यादा, तो करंट क्या होगी, मिनिमम। तो सी पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। बी पॉइंट को देखते हैं, लेग द वोल्टेज इन कैपेसिटर, बिल्कुल सही है कि करंट क्या है, लेग द वोल्टेज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या है, करंट लेग कर रहा होता है वोल्टेज को, ये आपने इंडिविजुअल मैंने भी आपको पढ़ाया था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। उसी तरह एमसीक्यूज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन पैरेलल आरएलसी एट रेजोनेंस। आपसे क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या हो। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, वहां पर एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, 180 का है, इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। इन आरएलसी एट रेजोनेंस, बात को गौर से सुना, रेजोनेंस पर पूछ रहे हैं आपको, मैंने बताया रेजोनेंस पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट और वोल्टेज इन पैरेलल आरसी सर्किट, वहां पर कौन सा रिलेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपको नजर भी आ रहा था। ये क्या है, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, यहाँ पर दरमियान में आपके रेजिस्टर का वेक्टर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके एक्स सी और एक्सएल, एक्स सी और एक्सएल और ये आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों तो इक्वल थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसी तरह करंट भी दोनों का कैंसिल हो गया था, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। इंडक्टर करंट तो कैपेसिटर, करंट तो इंडक्टर, वो भी कैंसिल हो गया। उनका जो अपोजिशन थी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल थी, वो भी कैंसिल हो गया। सिंपल क्या बच गया, अपोजिशन ऑफ रेजिस्टर। तो आप देखो कि वोल्टेज और करंट सिंपल, ये आपके साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो फेजर डायग्राम है वो ये बचता है, सिर्फ रेजिस्टर का जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर याद रखना रेजिस्टर में करंट और, तो आपने यहाँ पर जो फेज डिफरेंस बताना है, आप इसके रिलेटेड बताना है, बाकी सारी चीजें कैंसिल। अब ये आर बच गया रेजिस्टर, ये फेजर डायग्राम रेजिस्टर का बच गया। तो सिंपल रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज का
वो फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, दोनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस, इन फेज का मतलब क्या है, 0 डिग्री, वहाँ पर फेज डिफरेंस होगा ही नहीं। इन फेज का मतलब एक पॉइंट पर वो 0 होते हैं, एक पॉइंट पर मैक्सिमम, एक पॉइंट पर फिर से 0, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0। सही है। तो किस तरह हमने एमसीक्यूज को अप्रोच किया, आहिस्ता आहिस्ता। हमने पहले फेजर डायग्राम बनाया था, फेजर डायग्राम जब हमने बताया था, फिर रेजोनेंस पर देखा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर लिखा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट इंडक्टर में होता है, जो कैपेसिटर में होता है, वो कैंसिल कर देती है, उसके जो अपोजिशन है वो भी कैंसिल कर देती है। सिंपल अपोजिशन किसका रह जाता है, रेजिस्टर का। तो हम देखेंगे जो रेजिस्टर में का रह गया ना अपोजिशन, बाकी करंट भी सबका कैंसिल हो गया, दोनों का, और अपोजिशन भी कैंसिल होगी। सिंपल एक रह गया रेजिस्टर का। रेजिस्टर में करंट किस तरह फ्लो करता है, रेजिस्टर में जो रेजिस्टर उसका बच जाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, और रेजिस्टर में आपके साथ करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप इन फेज होता है, तो वहां पर फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। इस तरह एमसीक्यूज को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर देना, सही है, एकदम से हल नहीं करना है। अब इसके बाद विच कंपोनेंट कंट्रोल द एफआर, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन आरएलसी पैरेलल सर्किट। ये तो आपके लिए बिल्कुल एक आसान सी बात है। रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगा, इंडक्टर बी में क्या है, मतलब इंडक्टर कंट्रोल करेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को, या सी में क्या लिखा हुआ है, सी मतलब सी में क्या लिखा हुआ है, सी कैपेसिटेंस कंट्रोल करेगा, डी में क्या लिखा है, बी एंड सी। एक बात आपको याद रखना है कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो तो फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, तो वो बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। कंट्रोल कौन करेगा, जो डिपेंड कर रहा होगा। कौन डिपेंड कर रहा था, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वही ये दोनों ही कंट्रोल करेंगे। तो कौन, कैपेसिटिव का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव का इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बी भी सही है, सी भी सही है। तो डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बी एंड सी। तो सी, बी ऑप्शन इज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां तक हमने एसी थ्रो आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना है, ताकि आपको तमाम लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके।